धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मशहूर शायर हुए हैं राहत इंदौरी। अभी हाल फिलहाल में कोरोना के दौर में इस दुनिया से वो रुखसत फरमा चुके हैं। वो कहते हैं कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। जी हाँ, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सीबीआई को लेकर जो खबर मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे राहत इंदौरी के शेर के संदर्भ में जरूर देखिए और समझिएगा और सोचिएगा कि क्या ये सीबीआई पहले सच बोल रही थी, अब झूठ बोल रही है, और क्या अब सच बोल रही है और पहले झूठ बोल रही थी। क्यों खड़ा हो रहा है ये सवाल, सीधे सीधे आपके सामने रखते हैं। इशरत जहां एनकाउंटर याद है आपको? 18-19 साल की वो लड़की जो मुंबई के मुंब्रा इलाके की रहने वाली थी, जिसको अहमदाबाद में 2004 में 3 और लोगों के साथ गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर करके मौत के घाट उतार दिया था। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। 2013 में चार्जशीट दाखिल की 7 पुलिस वालों के खिलाफ। जो डीजीपी था गुजरात का, उस तक को इसमें आरोपी बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे करके वो तमाम लोग बरी हो चुके हैं और आज आखिर में ये कहा जाए कि सब लोग बरी हो गए। अब इशरत जहां एनकाउंटर की फाइल क्लोज कर दी गई है, अब ये केस आगे नहीं चलेगा, तो ये कहना कुछ गलत नहीं हुआ है। मैं 4 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले बताऊंगा कि आज क्या हुआ है, फिर ये बताऊंगा कि इससे पहले क्या क्या हुआ था और उससे पहले क्या क्या हुआ था और ये एनकाउंटर कैसे कैसे सामने आया था। तो शुरुआत करते हैं खबर के पहले हिस्से के साथ। बाकी बचे 3 आरोपियों को भी आज कोर्ट ने बरी कर दिया। जी हां, इशरत जहां एनकाउंटर में बाकी बचे जो 3 आरोपी थे, उनको भी आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने, या यूं कहें इस विशेष कोर्ट अदालत के जो जज हैं, जिनका नाम है वीआर रावल, उन्होंने बरी कर दिया। जो बरी होने वाले लोग हैं उनके नाम जान लीजिए। आईपीएस हैं जीएल सिंघल उनका नाम है, इसी तरीके से रिटायर्ड डीएसपी हैं तरुण बरोट उनका नाम है, और इसके अलावा एक एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं अंजू चौधरी। इन तीनों को अदालत ने बरी कर दिया। किस आधार पर बरी किया वो भी बताऊंगा, लेकिन बरी करते हुए जो टिप्पणी की है वो काफ़ी अहम है। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आया, ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया जिसके आधार पर कहा जा सके कि इशरत जहां बेकसूर थी, वो आतंकवादी नहीं थी, वो टेररिस्ट नहीं थी, उसका एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर था। इसलिए यहाँ ये कहा जाता है कि जो ये ऑफिसर्स थे, इन्होंने जो एनकाउंटर किया था, वो अपनी ड्यूटी का सही प्रकार निर्वहन करते हुए दिया था। इन्होंने अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया था और वो इन्होंने सही एनकाउंटर किया था। ये टिप्पणी अदालत ने आज की है। अब आपको ये बताते हैं कि इसके पीछे की असल वजह है क्या। देखिए, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो होते हैं उनके खिलाफ जब मुकदमा चलाना होता है तो सीआरपीसी की एक धारा है 197 यानी कि 197 में, उस धारा के तहत आपको सरकार से इजाज़त यानी कि अनुमति लेना ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। उसी के तहत अदालत ने इस पूरे मामले में, जो सीबीआई की अदालत है, उसने सीबीआई से कहा था कि भाई जाओ, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना है, और अदालत कह रही है कि सरकार से अनुमति लेके आओ तभी तो मुकदमा चलेगा। लेकिन सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और सीबीआई ने आके बता दिया सरकार तो अनुमति दे नहीं रही मुकदमा चलाने की, तो अदालत ने इनको बरी कर दिया। लेकिन आपके स्क्रीन पर जो मैं खबर रख रहा हूँ, इसे थोड़ा सा देखिएगा और आज की तारीख से कंपेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की तारीख नोट कर लीजिए, 31 मार्च 2021 को ये दोनों लोग बरी हुए हैं, लेकिन इससे पहले ये इन्हीं जज साहब के सामने पेश हुए थे, वीआर रावल के सामने, और इन्होंने कहा था कि साहब हमें बरी कर दिया जाए। 23 अक्टूबर 2020 की ये खबर है, और इन्होंने कहा था कि हमें बरी कर दिया जाए तीनों लोगों ने, लेकिन अदालत ने कहा था कि आपको बरी नहीं किया जा सकता है। पर्याप्त सबूत हैं आपके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए, क्योंकि चार्जशीट पुलिस ने, जो सीबीआई ने दाखिल की है, उसके आधार पर मुकदमा चलेगा। और अदालत को, सीबीआई को कहा था कि वो जाके इस मामले में सरकार से अनुमति लेकर आए, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। क्या इन तीनों से पहले भी कुछ ऑफिसर्स इसी तरीके से बरी किए जा चुके हैं? जी हाँ, अब आपके सामने खबर रखने जा रहे हैं। डीजी बंजारा, नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर नाम है साहब, अब तो रिहा हो चुके हैं। उनको कहीं बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है। उनका वो रुका हुआ जो पैसा था वो भी बिहार से ही दिलवाने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो डीजी बंजारा और उनके अलावा एन के अमीन को भी इसी तरीके से बरी किया गया था।
और इसी तरीके से उनके मामले में भी जज साहब ने कहा था कि पहले सरकार से अनुमति लेके आएं। आपके सामने स्क्रीन पे मैं रख रहा हूं अगस्त 2018 की ये खबर है। डीजी बंजारा और एनके अमीन कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट में पहुंचने के बाद उन्होंने जज साहब से कहा, साहब देखिए डीजीपी पीपी पांडे को बरी किया जा चुका है। जब वो बरी हो चुके हैं तो अब हमें भी इस मामले में बरी किया जाना चाहिए। लेकिन वहाँ भी आज के जो जज साहब है वी आर रावल की तरह उस वक्त के जज ने कहा कि चार्जशीट में तमाम चीज़ें पेश की गई हैं, आपके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए और इस मामले में हम सीबीआई को आदेश देते हैं कि वो सरकार से जाके अनुमति लेके आए। लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी। और फिर क्या हुआ, अब ये खबर देखिए आपके सामने, मई 2019 की ये खबर है। इसके मुताबिक अदालत ने डीजी बंजारा और एनके अमीन को बरी कर दिया। तो समझ गए आप, जैसा आज के मामले में हुआ है और वैसा ही पहले भी इस मामले में हो चुका है। तो ये हुआ खबर का दूसरा हिस्सा। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। यहाँ बात कर लेते हैं कि डीजीपी पीपी पांडे को आखिर कब बरी किया गया था और किस तरीके से उनको बरी किया गया, इस पर भी तो गौर किया जाना चाहिए, तभी तो आप क्रोनोलॉजी को समझेंगे। पहले डीजीपी पीपी पांडे को बरी कराओ, उसके बाद डीजी बंजारा और एनके अमीन कोर्ट जाएगा और जाके कहेगा कि साहब जिस तरीके से पीपी पांडे को बरी किया गया हमें भी करो। फिर डीजी बंजारा और एनके अमीन बरी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये सिंघल, अंजू चौधरी और तमाम ये लोग जो हैं ये जाएंगे और ये जाके कहेंगे कि साहब जब उनको कर दिया, केस तो एक ही है ना, जब उनको बरी कर दिया तो हमें क्यों लटका रखा है, हमें भी बरी किया जाए। तो इनको भी बरी कर दिया जाएगा, धीरे धीरे करके सबको भेज दिया जाएगा। एक साथ करेंगे तो सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि आज के ज़माने में सवाल खड़े होने से कोई फ़र्क इस सरकार को पड़ नहीं रहा है, जो इसकी मर्जी आ रही है। क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, शाम दाम दंड भेद, ये पॉलिसी जो है वो चाणक्य की है और ये राजतंत्र के लिए बनी थी। राजा होता था तब ये पॉलिसी चलती थी, लोकतंत्र के लिए नहीं बनी थी। लेकिन ये लोग लोकतंत्र में राजतंत्र का सिस्टम चला रहे हैं। तो फरवरी 2018 की ये स्क्रीन पे मैं आपके सामने खबर रख रहा हूं, जिसमें डीजीपी पीपी पांडे को बरी कर दिया गया था। इससे पहले इनके मामले में भी इसी तरीके की चीज़ें कही गई थी कि जाओ सरकार से परमिशन लेके आओ। आपने फिल्म देखी है ना वो अमिताभ बच्चन वाली, जा उससे पहले पूछ जिसने मेरे माथे पे मेरे हाथ पे लिख दिया था कि तेरा बाप चोर है, जा उससे पहले जवाब लेके आ। ये तमाम तरीके का इसी में क्रोनोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अब यहाँ एक शख्सियत बच जाती हैं जिनका नाम है जे.जी. परमार, वो भी डीएसपी थे। उनके खिलाफ क्या हुआ, तो उनके खिलाफ कुछ इसलिए नहीं हुआ कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि जब ये मुकदमा शुरू हुआ चल रहा था तो उसी दौरान उनकी मौत हो गई। मौत हो गई तो मुकदमा उन पर बनता नहीं है। तो कुल मिला के 7 लोग आरोपी थे, 7 आरोपी धीरे धीरे करके बरी हो गई। क्या था ये केस, अब खबर के चौथे हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। कब, कैसे और कहां हुआ था इशरत जहां समेत 4 लोगों का एनकाउंटर, तो हम आपके लिए थोड़ा सा निकाल के लाए हैं इतिहास के पन्नों से। 15 जून 2004 का वक्त था जब अहमदाबाद के बाहरी इलाके में गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इशरत जहां समेत 4 लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया। जी हाँ, 4 लोगों को एक साथ में एनकाउंटर में मार गिराया। कहानी बताई कि लश्कर तैयबा से जुड़े हुए लोग थे। ये उस वक्त के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने आए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उसका बदला लेना चाहते थे नरेंद्र मोदी की हत्या करके। इसलिए इशरत जहां अपने साथियों के साथ आई थी। जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लई दूसरा साथी, इसके अलावा तीसरा अमजद अली राणा और चौथा जो था उसका नाम बताया जा रहा है जीशान जौहर। ये चारों आए थे और नरेंद्र मोदी को मारने वाले थे। लेकिन खुफिया विभाग से पहले ही क्राइम ब्रांच को खबर मिल गई और क्राइम ब्रांच ने अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए इनको घेर लिया। इन्होंने उन पर फायरिंग की, उन्होंने भी क्रॉस फायरिंग की और चारों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब सामने आ गया जब इशरत जहां की जो वालदा हैं यानी कि अम्मी हैं वो सामने आ गई और प्राणेश पिल्लई के जो पिता हैं वो सामने आ गए और उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर जाकर एक अर्जी दाखिल कर दी। उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले पर, क्योंकि फर्जी एनकाउंटर है और एक हंगामा खड़ा हो गया था उस दौर में, और इसकी सीबीआई जांच चाहते हैं। सीबीआई जांच शुरू करा दी गई थी हाईकोर्ट के आदेश पर और सीबीआई ने 7 लोगों को इस पूरे मामले में मुलजिम बनाया था। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं इशरत जहां की वालदा का नाम जो हमारे पास है वो है शमीमा कौसर और इसी तरीके से प्राणेश पिल्लई के पिता का जो नाम है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो भी आपको देखना चाहिए, गोपीनाथ पिल्लई। ये दोनों पहुँचे थे, इन्हीं की पिटीशन पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था सीबीआई को जाँच करने का और सीबीआई ने 2013 में जब जाँच की
तो 7 पुलिस वालों को, जो बड़े पुलिस वाले थे, गुजरात के बहुत बड़ा केस था और उनको आरोपी बनाया था, जिसमें डीजीपी पीपी पांडे डीजी बंजारा और डीजी बंजारा के बाद इसमें नाम आ जाता है जो है एनके अमीन का। इसी तरीके से जेजी परमार, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो बच गए हैं, चले गए बगैर जेल से ज़मानत पे छूटने के बाद, एक आधा को ही जिम्मे जेल हुई थी। जीएल सिंघल, इसी तरीके से तरुण बरोट और अंजू चौधरी, तो ये तमाम लोग आरोपी बनाए थे। अब आप खुद ही सोचिए कि घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। क्या पहले सच बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हैं? आज सच बोल रहे हैं, क्या पहले झूठ बोल रहे थे? ये आप तय कीजिए। लेकिन कुल मिला के जो इतना बड़ा केस था, जिसमें बड़े बड़े अफसर थे, राणा यूब की किताब पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी हो तो पढ़िएगा ज़रूर। राणा यूब ने, जो पत्रकार हैं, साहसी, सलाम करना चाहिए एक महिला होते हुए, जिस तरीके का रिस्क लेकर उन्होंने बाकायदा तमाम चीज़ों का खुलासा किया। लेकिन अब उन चीज़ों के कोई मायने नहीं रह गए, क्योंकि अब इतिहास वो जो भाजपा लिखेगी, अब वर्तमान वो जो भाजपा लिखेगी, अब आने वाला भविष्य वो जो भाजपा लिखेगी, अब मुद्दे और खबरें वो जो भाजपा बताएगी, अब ईमानदार और बेईमान वो जो भाजपा बताएगी, और तमाम एजेंसियां जो है वही करेंगी जो अब सत्ताधारी पार्टी चाहेगी। कांग्रेस को सीखना चाहिए, अगर ढंग से अपनी मशीनरी का इस्तेमाल किया होता तो आज ये हश्र तो उसका नहीं होता। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर।